हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगी कि जो आपका लास्ट में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का एग्जाम हुआ था, उसमें हमें ये तो पता है कि हमारी 10 यूनिट थी और 10 यूनिट से हमें जो प्रश्न थे वो पूछे गए थे, लेकिन प्रत्येक यूनिट से कौन कौन से प्रश्न थे जो पूछे गए थे और कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये शायद हम में से कुछ बच्चों के पास इसका पूरा डेटा नहीं है। तो मैं आज आपके लिए वो पूरा डेटा लेकर आई हूँ। इस इस चीज को आप देख लेंगे, एक बार आप ये डेटा देख लेंगे, उसको एनालिसिस कर लेंगे, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो एमपीपीएससी है वो हमारी यूनिट में जो हमारी इकाई दी हुई है उससे किस हिसाब से, किस प्रकार से वो प्रश्न हमसे पूछता है, और थोड़ी सी आपको सहायता भी हो जाएगी कि किस किस यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे जो हमें टॉपिक में दिए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे हमारा सिलेबस। ठीक है, सिलेबस में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो पहली यूनिट है, पहली यूनिट में हम देखते हैं कि पहले यूनिट में हमको क्या पूछा गया था। हिंदी भाषा का उद्भव और अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, हिंदी प्रदेश की उपभाषाएं, बोलियां, अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, क्षेत्र एवं साहित्यिक योगदान, खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप और उसका विकास, सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास, संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका और देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। ये हम किस में देखते हैं? ये हम देखते हैं पहली यूनिट में। तो आइए देखते हैं हम पहली यूनिट में जो हमारा प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें से हम देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछा गया था। जो पहला प्रश्न हमको पूछा गया था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना का वर्ष पूछा गया था, केंद्रीय हिंदी समिति का गठन पूछा गया था, केंद्रीय केंद्रीय जो अनुवाद ब्यूरो है उसके बारे में पूछा गया था, और केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन, इनके बारे में पूछा गया था। अगर हम यहाँ अपने सिलेबस में देखें यहाँ पर, तो सिलेबस के अनुसार हमको ये किस किस में दिखाई देता है, ये हमको दिखाई देता है जो हमारा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास और संस्थाओं की भूमिका है, उसमें हमें ये जो प्रश्न है वो हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, अगला, और इसका ये कोड था, कोड से हमको इसको सही करना था। आगे हमारा प्रश्न है कि जो निम्न में से किसे हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध संस्कारवती हिंदी की हिंदी का वास्तविक रूप इसमें से किसने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया था। ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि जो हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु जो किए गए प्रयास थे, उसमें से हम देखते हैं एक व्यक्तिगत प्रयास, एक होता है सामाजिक प्रयास, एक होता है संस्थागत प्रयास। इन प्रयासों में से जो व्यक्तिगत प्रयास थे उनके अंतर्गत हमने देखा था किसको, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को देखा था, और राजा लक्ष्मण सिंह को देखा था। इन सभी को हमने कहा देखा था, व्यक्तिगत प्रयास में, और ये प्रश्न आपका वहीं से पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपका वहीं से पूछा गया था कि हमें जो हमारी हिंदी है उसमें हिंदी का वास्तविक रूप, कुछ लोग हिंदी को संस्कृत संस्कृत से मिश्र भाषा को कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोग ब्रज से मिश्र भाषा को मान रहे थे। ठीक है, ऐसे करते करते कई व्यक्तियों ने इसको मतलब सुव्यवस्थित, अंत में जो सुव्यवस्थित करने का पूरा श्रेय किसको मिला? सबसे बड़ा श्रेय मिला है महावीर प्रसाद द्विवेदी को मिला। लेकिन उनके पूर्व भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदी को व्यवस्थित करने का बहुत प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी जो सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से जो उनको समस्याएं हुई थी, उनको उन्होंने देखा और उसको झेला। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत प्रयासों में इन लोगों के नाम आएंगे। इसका
इसमें ये बोला गया था कि हिंदी और उर्दू के संघर्ष में शुद्ध भारतीय संस्कारवती, ये क्या है, संस्कारवती हिंदी को हिंदी को ही हिंदी का वास्तविक रूप किसने माना था? तो किसने माना था हमने यहाँ देखेंगे, हमको पता है लक्ष्मण। ये जब हम व्यक्तिगत प्रयास देखेंगे, व्यक्तिगत प्रयास, ये यूनिट में मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास में, इसमें इस प्रयास में जब हम व्यक्तिगत प्रयास देखते हैं तब हमको ये प्रश्न मिलता है। आगे हम देखते हैं कि निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साहित्य सम्मेलन संस्था है, तो ये जो संस्थाओं की भूमिका यहाँ से पूछी गई थी, यहाँ से ये प्रश्न था आपका। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पूछे गए थे। फिर हम देखते हैं कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी, ठीक है, और पहले तो हम अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप में शौर सैनी देखते हैं, शौर सैनी, मागधी, अर्ध मागधी, ये देखते हैं। फिर शौर सैनी का जब हम वर्गीकरण देखते हैं उसमें आती है पश्चिमी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, वो हम देखते हैं। तो उसी के अंतर्गत ये पूछा गया प्रश्न था आपका। अगला हम देखते हैं खड़ी बोली के लिखित प्रथम जो रचना था, प्रेम सागर, ठीक है, ये इसके लेखक कौन थे? तो ये जो हम हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु जो भूमिका है, इसी में हम ये प्रश्न को इंक्लूड कर लेते हैं। खड़ी बोली जिस प्रकार से दक्षिण में जाकर दक्किनी के नाम से प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गुजरात पहुंचने पर इसका नाम क्या हो गया? तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में ये जो उपभाषाएं और बोलियां हैं जिसमें अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय है, इसी में हम जब उपभाषाएं और बोलियों का थोड़ा अध्ययन करते हैं तब हमें दक्कनी हिंदी मिलती है, ठीक है। तो दक्कनी हिंदी में हम ये टॉपिक देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना है? तो किसको माना है? भाषा योग वशिष्ठ को, ठीक है, किसको माना है? भाषा योग वशिष्ठ को। ये हम खड़ी बोली के साहित्य स्वरूप और विकास में इसका उल्लेख देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो कौन सा प्रसर्ग है जो मानक हिंदी को पुरानी हिंदी और उर्दू से अलग करता है। तो इसमें हम देखते हैं ये जो मानक हिंदी वाला था, मानक हिंदी वाला था, ये प्रश्न आपका 2 में भी आ सकता है और 1 में भी आ सकता है, ठीक है, ये 2 में भी आ सकता है आपका और 1 में भी आ सकता है। जब हम देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता देखते हैं तब भी ये टॉपिक हमारे में आ सकता है, नहीं तो जब हम मानक हिंदी की प्रमुख शैलियां या हिंदी का मानकीकरण देखते हैं, यहाँ पर भी ये प्रश्न आ सकता है। आपको इस पेपर में कई चीजें ऐसी मिलेंगी कि जो आपको कंफ्यूजन होगा कि वो 2 यूनिट में से किसी एक यूनिट में आ सकती। कई कई टॉपिक ऐसे हैं, जैसे अगर माखन लाल के बारे में पूछ लिया जाता है, माखन लाल या नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी, अब इनके काव्य से संबंधित कोई चीजें पूछ ली जाती है तो वो आपकी 6 यूनिट में भी आती है और 9 यूनिट में भी आती है। ऐसे ही आपका एक दो प्रश्न और ऐसे हैं जो ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो 2 यूनिट में हमको समझ में आते हैं। आगे हम देखते हैं भाषा के क्षेत्र में ट बोली वर्ग का विकास किसके प्रभाव से होता है? तो ये भी आपका पहली यूनिट के ही अंतर्गत आता है, जिसमें हम हिंदी भाषा का जब उद्भव देखते हैं उसमें ये प्रश्न आपका आता है। आगे हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सी बुंदेली भाषा की उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो यहाँ पर जो आपको सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है बुंदेली का परिचय, यहाँ से आपका ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं आगे हमको क्या प्रश्न पूछा गया था। आगे हमको पूछा गया था कि आकार बहुला बोली कौन सी इसमें से नहीं है। तो ये भी सेम, ये जो हमारी उद्भव विकास था, उद्भव विकास से ही ये आपका प्रश्न पूछा गया था। इसमें आप कहीं पर भी ये टॉपिक नहीं पाएंगे कि जिसमें अब आकार बहुला
या कुछ बहुला बोली ऐसा टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन है ये आपका इन्हीं दोनों टॉपिक से लिया हुआ है। अगर हम अवधि के बारे में पढ़ रहे हैं, अवधि की सारी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, अवधि का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसके कौन कौन सी रचनाएं हैं, इसका महत्व क्या है, तो हमको ये भी पता होना पड़ेगा कि अवधि का जो है वो कौन सी आकार है, उकार है, इकार है, कौन सी वो बोली का प्रकार में आती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ हमारे ये प्रश्न खत्म हो गए, तो यहाँ हमारे जो प्रश्न बने इकाई 1 से वो 11 के अंतर्गत बने थे। अब हम इकाई 2 में देखते हैं, तो इकाई 2 में हमको हिंदी कंप्यूटिंग के संबंध में मंगल क्या है। अब जब आप इकाई 2 देखेंगे, इकाई 2 देखेंगे, इकाई 2 में भी अभी यहाँ पर हमको देवनागरी लिपि का विकास और वैज्ञानिकता और प्रमुख विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो आपका आया था, एक प्रश्न आया था एक लिपि विस्तार का, ठीक है, एक लिपि विस्तार का जो प्रश्न आया था उसको हम इकाई 1 के ही अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संस्था या उसका नाम कहीं पर भी टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो भी प्रश्न आपका इकाई 1 में ही आएगा। हम उसको आगे इसमें इंक्लूड कर देंगे, आगे वो प्रश्न आपको इसी में मिल जाएगा। हिंदी कंप्यूटिंग के संदर्भ में मंगल क्या है, ये प्रश्न कहाँ से बना था आपका, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। दूसरा हम देखते हैं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हम किस में देखते हैं, ये हम देखेंगे कि जो हमारा वैज्ञानिक और शब्दावली इसका जो प्रयोग है उसमें ये आपका आएगा हिंदी के प्रचार प्रसार में संस्थाओं की भूमिका में आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा यूनिट 1 में, यूनिट 1 में ये प्रश्न, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं कि फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो प्रश्न है www.hindi.com किस संस्था से संबंधित है, तो ये आपका यूनिट 2 ही सही है। ये कहाँ से पूछा गया था आपका, ये आपका पूछा गया था कंप्यूटर में हिंदी के अनुप्रयोग से, यहीं से प्रश्न दूसरा आया था आपका। आगे हम देखते हैं कि संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया। ठीक है, तो ये किस में आएगा, संविधान की संवैधानिक स्थिति में आएगा। ठीक है, ये इससे प्रश्न आया था। आगे हम देखते हैं कि लिपि नामक त्रैभाषिक जो कंप्यूटर का विकास है किस संस्था ने किया, तो ये प्रश्न आपका कहाँ से आया था, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग यहाँ से आया था। अगला हम देखते हैं मानक हिंदी के शब्दों में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये कहाँ से प्रश्न आया था, ये भी आपका मानकीकरण वाले ये इस टॉपिक से ही आया था। आगे हम देखते हैं कि जब कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण से शिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होने लगे तो वह किसका रूप ग्रहण करती है। ठीक है, तो राजभाषा, ये सारा कहाँ से आया था आपका ये वाला प्रश्न, राजभाषा और राष्ट्रभाषा से, या ये दोनों टॉपिक के मर्ज करने से आया था। आगे हम देखते हैं कि संपर्क भाषा के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी कहाँ से आया था ये वाला प्रश्न आपका, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा से आया था। आगे हम देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा, ये भी आपका संवैधानिक स्थिति में ही आएगा। ठीक है, जो संवैधानिक स्थिति में हम देखते हैं 343 से लेके 351 तक के जो नियम हैं, ठीक है, उपबंध है, उसमें हम यहाँ पर देखते हैं। आगे हम देखते हैं मैं हिंदी के प्रचार राष्ट्रभाषा को प्रचार को राष्ट्रीयता का प्रमुख अंग मानता हूँ, ये किसका कथन है, तो ये हिंदी के वर्तमान परिदृश्य में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि किन किन लोगों का महत्व था, किन किन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, उनके लिए है ये वाला प्रश्न। ठीक है, या फिर आप इनको अगर आपको रखना है तो आप यूनिट 1 के भी अंतर्गत इसको जो खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में, तो उसमें आप इनको व्यक्तिगत प्रयास में भी रख सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयास में भी इनको रख सकते हैं। राजभाषा अधिनियम में ख वर्ग में आने वाले राज्य कौन कौन से, एक क वर्ग हो गया, एक ख वर्ग हो गया और एक ग वर्ग हो गया। तो ये भी प्रश्न आपका कहाँ से आ रहा था,
ये प्रश्न आपका कहाँ से आ रहा था? राजभाषा अधिनियम। तो जब हम राजभाषा के बारे में पूरे डिटेल में नियम पढ़ते हैं तो ये वहां से प्रश्न आपका आया हुआ था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक लिपि विस्तार की स्थापना। ठीक है, एक लिपि विस्तार की स्थापना आप उसको यूनिट 1 में भी इंक्लूड कर सकते हैं और यूनिट 2 में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी का वर्तमान परिदृश्य में भी आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो फिर देवनागरी लिपि में भी आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो सिमिलर आपके टॉपिक्स थे तो उसमें थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, वरना ये रहते हैं आस पास है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे अब खड़ी बोली के बारे में आ गया प्रश्न। ठीक है, खड़ी बोली गद्य के बारे में आ गया, तो वो आपका जैसे बोला खड़ी बोली गद्य की परिमार्जित पुस्तक क्या है, तो वो आपका यहाँ पर भी आ सकता है वो प्रश्न, इसमें भी आ सकता है, या फिर यूनिट जब हम 7 देखते हैं, यूनिट 7 देखते हैं, वहां गद्य देखते हैं ना। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। जब हम यूनिट 7 देखते हैं, हिंदी गद्य का उद्भव विकास, यहाँ पर भी वो जो रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन था ना, गद्य की परिमार्जित पुस्तक, यहाँ भी आ सकती है। ऐसी प्रश्न जो थे वो आपके खड़ी बोली और उसमें गद्य में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बाकी आपका पूरा सेम है। अब हम आगे देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। ऐसे करते करते हमने यूनिट ये इकाई 3 में हमारा क्या था। इकाई 3 में हम देखते हैं कि हमारा इतिहास लेखन परंपरा था। ठीक है, इतिहास लेखन परंपरा था, नामकरण था, और क्या था, और आदिकाल था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? आदिकाल। ये आदिकाल था। तो हमने इकाई 3 में, नहीं ये इकाई गलत हो गई है, ये इकाई का नाम था 5। ठीक है, ये 5 इकाई का नाम था, ये 5वीं इकाई है। तीसरी इकाई में आपको दिखाती हूँ, ये 5 इकाई थी, उसके पूरे प्रश्न है यहाँ पर एक साथ। ठीक है, और आगे हम दिखाते हैं आपको इकाई 4। इकाई 4 में हमारा भक्ति काल था, ये पूरे भक्ति काल के प्रश्न हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, और मुझे वैसे आपको 7 दिखाना था, मैं भी 7 दिखाती हूँ। ये पूरे भक्ति काल के प्रश्न हैं आपके यहाँ पर। ये अमीर खुस हाँ, मुल्ला दाऊद यहाँ थे। इकाई 3 यहाँ से शुरू होता है। दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। ठीक है, ये कथन किस विद्वान का है? अब दोहा हमने इकाई 3 में क्यों लिया ये वाला प्रश्न? क्योंकि जो दोहा था वो उसका हम अपभ्रंश में आदिकाल अपभ्रंश उल्लेख होता है और दोहे का भी उल्लेख आदिकाल में होता है, इसलिए हमने इसको आदिकाल के अंतर्गत रखा। रणमल छंद नाम का जो काव्य है, किसके रचनाकार कौन है? मिश्रबंधु विनोद ने। प्रारंभिक काल की समय सीमा, ये भी समय सीमा अगर हम यहाँ पर देखें तो इतिहास लेखन परंपरा और प्रमुख आधार और काल विभाजन, नामकरण, और ये जो काल विभाजन है इसके अंतर्गत ये आदिकाल मतलब तीसरी यूनिट में आया। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने माना? तो ये भी हम इसको कहाँ डालेंगे? यूनिट 3 में ही डालेंगे। ऐसे करके आपके ये सारे प्रश्न थे। अब हम आगे प्रश्न देखें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न, 150 प्रश्न है। 150 प्रश्न में अगर हम देखें तो हमारा 1.5 घंटा लगेगा आपको बताने में। बस मैं आपको मौखिक बता दे रही हूँ कि हमारे पास ये है, और जैसे जैसे अब हमने यूनिट शुरू करेंगे अपनी, उस यूनिट में हम इसको आपको बताते जाएंगे, जो कि हमने पहले ही बता दी थी पर हम फिर से बता देंगे एक बार। यूनिट 8 जो हमारी कंप्लीट हो गई है, उसमें देखिए अरस्तु औचित्य सिद्धांत है ना, भरत मुनि का विभत्स रस, किस रीति में सुकुमारता मधुरता का अभाव रहता है, ये सारी चीजें होगी। आज अभी हमको जो शुरू करना है, मैं यूनिट 7 देख रही हूँ। ये यूनिट 6 से प्रश्न है। यूनिट 7 इसलिए देख रही हूँ क्योंकि हमको अब यूनिट 7 अपनी उसके एमसीक्यू शुरू करने थे, तो मैंने सोचा यहीं पर यूनिट 7 का जो डेमो है वो यहाँ पर दे दें और हम अपना फिर शुरू करते हैं यूनिट 7 के एमसीक्यू। ये यहाँ देखिए, हिंदी साहित्य में नव मानवतावाद के प्रतिष्ठापक कौन है? यह कथन किसका है? गद्य से संबंधित है, आलोचना से संबंधित है, इसलिए हमने इसको यहाँ यूनिट 7 में शामिल किया। तो यूनिट 7 से कितने प्रश्न पूछे गए हैं कुल? तो
आपके करीब करीब 10 से ज्यादा प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। निराला की काव्य साधना किस कृति की है, किस आचार्य की कृति है। चंद्रगुप्त नाटक के बारे में पूछा गया था। ठीक है। और कौन सा नाटक, नाटक के बारे में दूसरा प्रश्न था आपका। लेखक, लेखक और उनकी जो यात्रा वृतांत है, ये भी आपका यूनिट 7 में ही है। ठीक है। ये जो आपको कहानी दी गई थी, उस कहानी से आपसे ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। ये नशा कहानी का। ऐसे करते करते आपके करीब करीब इसमें 15 प्रश्न के आसपास इसमें से बने थे। निबंध, उपन्यास, ठीक है, और पत्रिका, ये सब आपसे पूछा गया था यहाँ पर। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अभी हम जब वीडियो बनाएंगे एमसीक्यू का, उसमें मैं आपको एक एक बार एक एक जो प्रश्न है वो पढ़ पढ़ के बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि एमसीक्यू में वो कहाँ से शामिल हो सकते हैं किसी और रूप में। ठीक है। तो चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी बनाए रखिए हमारे साथ, या अपने जो आपके सोर्स है खुद के, आप उनसे बना के रखिए। बस पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आज आपकी 8 तारीख हो गई है और आपके लिए समय बहुत, अगर ऑफिशियल डेट के हिसाब से देखी जाए तो डेट टाइम बहुत कम बचा है। तो अपनी तैयारी शुरू कीजिए और उसको अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।